सुप्रीम कोर्ट में आज दफा 370 केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने दफा 35A पर अपना तबसरा किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि दफा 35A ने शहरियों के बहुत से बुनियादी हुकूक छीन लिए हैं। जम्मू कश्मीर में गैर मकामी शहरियों से रोजगार और जायदाद के हसूल के हकूक को छीन लिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में दफा 35A के इजाफे से अवाम के बुनियादी हुकूक छीन लिए गए। रोजगार हासिल करने, जमीन खरीदने और वहां आबाद होने के हक की खिलाफवर्जी की गई। मरकजी हुकूमत ने अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 को मनसूख करने का फैसला कौमी मफाद के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए लिया गया है। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकजी हुकूमत की तरफ से बहस शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता से पूछा कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करने से मुतल्लिक अर्जी गुजारों के जरिए उठाए गए सवाल का जवाब दे। क्या ये दर्जा घटाया नहीं गया और आइन की दफा 356 के तहत सदर राज को ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है? क्या ये हद से तजावुज नहीं किया गया? तुषार मेहता ने कहा कि इस एक्ट से पहले कश्मीर डिवीजन के सरहदी इलाकों में कुछ जुमरों के रिजर्वेशन की सहूलत दी जाती थी, क्योंकि वहां पाकिस्तान की तरफ से अक्सर हमले और फायरिंग होती रहती थी। अदालत में समाअत मंगल को भी जारी रहेगी। What happens if you look at the CO, it applies part 3, that is volume 3. You get it at volume 3, page 14 months. Page 14. Yes, sir. Volume 3, page 14. But you bring in Article 35A, which creates an exception in 3 areas. Employment under the state government, 2, acquisition of removable property, 3, settlement in the state, leave aside scholarships. So though Part 3 is made applicable, by the same vein, when you introduce Article 35A, you are taking away the 3 rights, 3 fundamental rights. 16(1), 19, 14. and 16(1). Then you are taking away the right to acquire removable property, which then was a fundamental right under 19(1)(f), and Article 31. And third, settlement in the state, which is a fundamental right under 19(1)(e). Right. Though the Constitution expressly made the provisions of Article 19 applicable, which would include these 3 rights, and Article 16, by enacting 35A, you virtually took away the fundamental. जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ बुखारी की उन पर तनकीद का जवाब दिया। अंद्राबी ने कहा कि वो उन लोगों की शुक्रगुजार है जिन्होंने इमामों से मुतल्लिक इक़दाम का खैर मकदम किया और उन लोगों का भी जिन्होंने इस पर तनकीद की। उन्होंने सवाल किया कि अहल इमाम या मौज़िन के इंतखाब में क्या हर्ज है? क्या इमाम को पढ़ना लिखना नहीं आना चाहिए? इमामों को खुतबा देना है? अंद्राबी ने कहा कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए अहल इमाम का होना ज़रूरी है। हम कोई NGO या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चला रहे हैं, ये एक मजहबी तंजीम है। अंद्राबी ने कहा कि लोगों को तनकीद करने दें, ये उनके लिए हौसला अफजा है। मैं PhD हूँ और यहाँ मेरी अहलियत का सवाल नहीं है, मुझे खुतबात देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने ये ऑर्डर निकाला है, ये सोच समझकर एक पैनल बैठी है जो वाकई में इमाम खतीब पे मबनी है, जो मुफ्तीज पे मबनी है। उन्होंने ये पैनल और जो एडवर्टीजमेंट हमने निकाला, हमें चाहिए इस बोर्ड के लिए हमारे जो वक्फ, पहले हम उन लोगों का भी शुक्रिया करेंगे कि हमें वजाहत करने का एक बार फिर से मौका मिला कि हमारे जो मसाजिद है जो वक्फ बोर्ड के अंडर आती हैं, जो हमारी श्राइन्स आती है, उनमें हमें असामियां फिल करनी है। और असामियां जब हम फिल करते हैं तो क्या इमाम अनपढ़ होना चाहिए? क्या इमाम हाफिज कुरान नहीं होना चाहिए? क्या इमाम व खतीब अहदीसों का मुताला जाने बगैर मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठेंगे और लोगों को नमाज व अहदीस वो पढ़ा सकते हैं? ये सवाल है अब हमारा। हमने वही किया जो वक्फ बोर्ड के मसाजिद और दरगाहों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूरत है, क्योंकि हम एक इदारा चला रहे हैं, हम कोई NGO नहीं चला रहे हैं, हम कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं चला रहे हैं।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये इदारा है रिलीजियस इदारा जिसके लिए हमें सरकार ने मुंतखब किया है और हम उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत इस बोर्ड को चलाना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी हम पे अब उंगलियां न उठाए। वैसे ही जैसे पहले ये वक्फ खामोश था, वक्फ में पॉलिटिक्स चल रही थी, तभी सब लोगों को ये बहुत अच्छा लगता था। अब इसलिए ये कंट्रोवर्सी में आ गया क्योंकि पहले दिन से यहाँ पे हमने चैलेंजेस का सामना किया है, लेकिन जहाँ चैलेंज नहीं वहाँ काम भी नहीं होता है। इसलिए तमाम तनकीद करने वालों को हम फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तनकीद करते रहे, हम काम करते रहे और हमें काम करने का हौसला इसी तनकीद से मिलता है। कुछ पर्सनल अटैक्स भी हुए, जो यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने आपकी क्वालिफिकेशन को लेके पर्सनल अटैक्स किए, तो कैसे देखते हैं, कैसे हैं आप इस सबको? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनिवर्सिटी तक तो पढ़ाई करी है, अगर नहीं भी की होती तो मैंने इमामत तो कहीं करनी नहीं है। जब इमामत का मैंने इमाम बनना होगा तो उसके लिए मैंने खुद से फिर हाफिज कलामुल्लाह होना बहुत जरूरी है, अभी वो मौका आया नहीं है। लेकिन चेयरपर्सन बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन की जरूरत थी वो लोग बेहतर जानते हैं कि उन्होंने ही हमारी डिग्रियों को चेक करके हमें स्टेट अवार्ड से नवाजा है, हमें गवर्नमेंट ने खंगाल के इस कुर्सी पे बिठाया है। हम नकली डॉक्टरेट करके इस कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, हमने बाज़ाब्ता पीएचडी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से करके आए हैं और यहाँ बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस कदर हमें क्वालिफिकेशन है। रही बात अगर हमें कहीं पे नमाज पढ़ानी हो उसके लिए क्वालिफिकेशन जरूरी है, वो हम जो अब हमें नमाज पढ़ाएंगे उनको कम से कम कुरान तो याद होना चाहिए, अहदीस तो याद होने चाहिए, ताकि अगली जनरेशन अपने दीन के बारे में सही तालीम हासिल करके आगे दुनिया और दीन को भी हासिल करे। इमाम को कोई तकलीफ तो नहीं होनेगी क्योंकि जो हमारे दारुल उलूम में बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बड़े बड़े दारुल उलूम हैं यहाँ पर और बड़ी बड़ी हमें यूनिवर्सिटियां हिंदुस्तान में हैं। आप सऊदी अरबिया में देखेंगे वहां भी हमारी यूनिवर्सिटीज है जहां से ये दीनी तालीम पाकर लोग खुशी, जो असनाद इनको मिलती है, खुशी हासिल करते हैं। क्योंकि मुफ्ती कोई जात नहीं होती है। जैसे डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी पीएचडी करके डॉक्टर बनी है तो मेरे बच्चे डॉक्टर नहीं लिखेंगे, वैसे ही जब मुफ्ती की तालीम कोई पाता है उसको सनद मिलती है, वो मुफ्ती कहलाता है ताकि वो फुतवे दे सके। वो कोई कास्ट नहीं होती है, कास्ट नहीं है मुफ्ती, मुफ्ती तालीम है, सनद है। इसीलिए हमें मुफ्तीज चाहिए, मुअल्लिम चाहिए, आलिम चाहिए, आइमा चाहिए, क्योंकि हमें मस्जिदों में तबलीग करने के लिए आइमा चाहिए, पॉलिटिशियन नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी करदा इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में डिग्री होल्डर इमामों, मुबल्लिगों, मौज़िनों की भर्ती शुरू करेगा। कहा कि अगर पुराने इमामों को उम्र भर वही तनख्वाह मिलती है और उन्हें इससे महरूम नहीं किया जाएगा तो इसमें कुछ हर्ज या नाकाबिल कबूल बात नहीं है। अगर वो नए इमामों को डिग्रियों के साथ भर्ती करेंगे तो एक अच्छा कदम है और साथ ही उन्हें बुजुर्गों को बेरोजगार नहीं छोड़ना चाहिए जिससे उनकी माशी हालत पर असर पड़ेगा। इस सिलसिले में जो मालूमात मुझ तक बहम पहुंचाई गई और उसमें ये मालूम हुआ मुझे कि वक्फ बोर्ड नए लोगों को तो रिक्रूट कर रही है, लेकिन पुराने लोग जो बर्खास्त हो रहे हैं उनकी तनख्वाहें ताहयात बिला तखफीफ उन्हें दी जाएगी। तो अगर ऐसा फैसला है तो ये सही है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग जो अपने ओहदों से सबकदोश होंगे तो वो किसी माली मुश्किलात का उन्हें सामना हो। अगर उनको बिला तखफीफ ताहयात
پیسہ دیا جاتا ہے، تنخواہیں دی جاتی ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے کہ وقف والوں کو یہ احساس ہے کہ یہ لوگ زندگی ڈپرائیو نہیں ہوں گے روزی روٹی سے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر علی محمد ساگر نے جموں کشمیر وقف بورڈ کے اماموں سے متعلق بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کہنا مناسب نہیں ہے، انہیں واضح طور پر سامنے آنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ ساگر نے کہا کہ امام کہاں سے ڈگریاں لے کر آئیں، ہمارے ہاں ایسے امام ہیں جو پچھلے 60 سال سے اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ جو محترمہ نے بیان دیا اس کو سوچنا چاہیے کہ کہیں دین میں مداخلت تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اسلام کا ہر ایک شریعت کو دیکھنا ہوتا ہے، سنت کو دیکھنا ہوتا ہے، لہٰذا ایسی بات کرنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ وقف بورڈ کی جہاں تک ترقی باقی چیزوں کا سوال ہے، ہم اس کے حق میں ہیں، اگر اس بارے میں کوئی پرپوزل آئے گی نیشنل کانفرنس اس کو ہمیشہ نیشنل کانفرنس نے وقف کو سٹنگ کیا ہے شیر کشمیر سے لے کر آج تک، لہٰذا اس نے جو باتیں کہی ہیں میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیے خانقاہ مولا میں ہمارا عزیز الدین صاحب امام تھے 55 سال 60 سال، تو اس کے پیچھے جو لوگوں نے نمازیں پڑھی جو بڑے ہی نیک انسان تھے، باصلاحیت آدمی تھے، شریعت والے تھے، تو وہ غلط ہیں؟ یا دوسرے جو امام حضرات ہیں، امام خطیب ہے جامع مسجد میں، یا دوسرے جو امام حضرات ہیں، یا جو ہم نے ایک نرسری بنائی تھی سکالرس کی اور مفتیز کی اور علماء کی، جب ہم نے مدینہ علوم شیر کشمیر نے بنایا یہاں، اس میں حفظ کلام اللہ تیار ہوتے تھے، اس میں حدیثوں پہ مہارت رکھنے والے تیار ہوتے تھے، وہ غلط ہے؟ مجھے پتا نہیں ہے کہ بیسیکلی اس کے پیچھے کیا بات ہے، اس کی وضاحت کرنی چاہیے ان کو۔ میں اپنے یہ جو انہوں نے قدم اٹھایا، یہ اس سے ہمارے جو ائمہ حضرات ہے، جو ہمارے پیر حضرات ہیں، مفتی حضرات ہیں، دوسرے حفظ کلام اللہ ہیں، ان کے دل انجرڈ ہو جائے گا، ان کے جو جذبات ہے وہ مجروح ہو جائیں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو اس کی وضاحت کرنی چاہیے، یہ کہاں سے ائمہ لانا چاہتے ہیں، یہ کہاں سے مفتی لانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ غلط ہمارے ائمہ غلط ہے، ہمارے مفتی غلط ہے، حضرت میں وعد جو پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہیں؟ اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ پی ڈی پی لیڈر سہیل بخاری نے اماموں اور مؤذنین پر جموں کشمیر وقف بورڈ کے چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی کے حالیہ بیان کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ عصری تعلیم یافتہ اماموں اور مؤذنوں کا تقرر کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ RSS کا حکم ہے، در حقیقت BJP مذہبی اداروں میں RSS کے نظریے کو نافذ کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ڈگری کا لزوم مندروں میں لاگو کیوں نہیں کرتے، وہ ہمارے ممبروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ہماری جو مسجدیں ہیں، ہماری جو خانقاہ ہے، اس کا ممبر ہمارے لیے بہت ہی محترم ہے۔ دراصل یہ جو وقف بورڈ کے تھرو آرڈر آیا ہے، یہ RSS کے اس ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کی ایک صحیح ہے، جس کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے ان معظم اور محترم ممبرس پہ اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں کہ وہاں وہ شخص آئے جسے یہ چنے اور پھر وہ وہی بات کریں جس کو یہ الاؤ کریں، اور یہ سیدھے سیدھے جو اٹیک ہے ہمارے مذہبی معاملات پہ، اور اس میں جس طرح کا انٹرفیرنس اور اتھارٹی وہ خود ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں RSS سے، اسی کا ایک پہلو ہے۔ ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ یہی BJP والے، میں اگر ان سے یہ کہوں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، تو پہلے آپ جتنے ہمارے ملک میں باقی مذاہب کی جو اہم جگہیں ہیں، جتنے مندر ہیں وغیرہ ہیں، پہلے یہ ڈگری والا معاملہ وہاں کیوں نہیں آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ وہاں نہیں کریں گے، حالانکہ BJP سینٹر میں بھی گورنمنٹ میں ہے، اسٹیٹس میں بھی گورنمنٹ میں ہے، ان کے لیے تو آسان تھا، یہ اتنی اچھی چیز ہے تو پہلے وہاں شروع کر کے دیکھیے، لیکن وہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کا ایجنڈا ڈفرینٹ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ممبرز ہیں، ہمارے جو پلپٹس ہیں، ان پہ قبضہ جمائیں، اور ہم اس چیز کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ گریز میں آج UT جموں کشمیر کے AG منوج سنہا نے شینا کلچر سینٹر کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب کے دوران فوج کے اعلیٰ کمانڈر اور سول انتظامیہ اور پنچایتی نمائندے بھی موجود رہے۔ فوج کی جانب سے ضلع انتظامیہ اور محکمہ سیاحت کے تعاون سے شینا کلچر سینٹر قائم کیا گیا اور اس سینٹر کے ذریعے گریز کے تہذیب و تمدن کو ظاہر کیا گیا۔ منوج سنہا نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں تعمیر و ترقی پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے شینا کلچر سینٹر قائم کرنے پر فوج کو مبارکباد دی۔
मनोज सिन्हा का कहना था कि गुरेज में हालिया कुछ बरसों में सयाहत को काफी फरोग मिला है और हालिया कुछ महीनों में 35,000 के करीब सयाहों ने गुरेज का दौरा किया। एलजी ने डीडी मेम्बरान से भी मुलाकात की। इन मेम्बरान ने एलजी को अपने मसाइल से आगाह किया। आप वैसे भी जानते हैं कि जो जॉइंट एफर्ट्स रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, टूरिज्म डिपार्टमेंट, 109 ब्रिगेड के, जिसकी वजह से टूरिज़्म जो है यहाँ पे बूस्ट हो पाया है, सबकी कोऑर्डिनेशन से हुआ है। उसी का एक और एग्जांपल है जो शीना कल्चरल सेंटर है जो यहाँ पे सेटअप हुआ है। ये एसेट जो रहा ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट का रहा, बट 109 ब्रिगेड और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके ये जो शीना कल्चरल सेंटर यहाँ पे बना है। जी सबसे पहले हम श्री मनोज सिन्हा जी जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ जो शीना जो कल्चरल सेंटर है उसके उद्घाटन से हम बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ पे जो लोगों का कल्चर दिखाया गया है, लैंग्वेज और बाकी चीज़ें, ताकि यहाँ के जो रहन सहन पहले रहन सहन था उसको बचाया जा सके, इससे बहुत हम खुश हैं। देखिए, सबसे पहले मैं तुम्हें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस दूर दराज इलाके गुरेज में पहुँचे। जहाँ तक डिमांड्स का ताल्लुक है, डिमांड्स में जो मैंने तिलेल का जो इश्यूज़ यहाँ पे ऑनरेबल एलजी साहब के सामने रेज़ किए, उसमें जो हालती पे हमारे लोग रहते हैं, क्योंकि तिलेल जो है वो स्कैटर्ड एरिया है, वहाँ पे गांव जो है वो दूर दूर बसे हुए हैं, वो ऊंचे पहाड़ों पे बसे हुए हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की है कि उनके लिए लैंड प्रोवाइड करके उनको जो, क्योंकि वो एवलांच प्रोन एरियाज़ भी है, तो उनको एक सेफर लोकेशन पे वहाँ पे उनको शिफ्ट करके वहाँ पे बसाया जाए। मैं इस बेहतरीन प्रयास के लिए इंडियन आर्मी के प्रति अपनी ओर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हजारों साल से प्रकृति की गोद में निवास करने वाली दार्जिलिंग ट्राइबल ग्रुप का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है और मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि दार्जिलिंग संस्कृति तथा देश के अन्य ट्राइबल समुदायों की नींव पर ही जम्मू कश्मीर तथा हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति खड़ी है। जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा ने आज गुरेज का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने गुरेज में कायम किए गए शीना कल्चर सेंटर का इफ्तिताह किया। लोगों से खिताब करते हुए एलजी का कहना था कि दूर दराज इलाकों में तामीर तरक्की को फरोग देने के लिए उनकी इंतजामिया वादाबंद है। उन्होंने इस बात पर मुस्तरद का इजहार किया कि गुरेज में हालिया कुछ बरसों में सयाहत के शोबे को एक नई डायरेक्शन मिली है और पिछले 8 माह के दौरान 35,000 के करीब सयाहों ने गुरेज का दौरा किया है। श्री मनोज सिन्हा का मजीद कहना था कि गुरेज में बिजली की फराहमी या दूसरे अहम प्रोजेक्टों की तामीर को लेकर संजीदगी से इंतजामिया काम कर रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए गुरेज बांडीपोरा से मैं हूं मोहम्मद सईद। एमओएस होम अजय कुमार मिश्रा ने बीएसएफ हेडक्वार्टर कश्मीर में नौजवानों में ऑफर लेटर तकसीम किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रोजगार मेले के तहत 5 लाख का हदफ हासिल कर लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें कश्मीर और हिंदुस्तान के दीगर शहरों में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले 4 से 5 सालों में 45 लाख कश्मीरी नौजवानों को नौकरी मिलेगी और इसके लिए हमने जम्मू और कश्मीर के लिए 66,000 करोड़ का सरमायाकारी का मंसूबा हासिल किया है। अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि 370 की मनसूखी के बाद यूटी में काफ़ी तब्दीली आई है। जम्मू कश्मीर को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए पुरअज़्म है। अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कम हो रही हैं, लोग अब अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं और बहुत से कारोबारी रास्ते मकामी लोगों ने तैयार किए हैं क्योंकि वो फोर्सेस पर यकीन रखते हैं कि अब उनके लिए हमेशा और हमेशा अमन रहेगा। ये सरकार जब से आई है 2014 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा ये प्रयास रहा है कि हमारे नौजवानों को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार रोजगार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वो देश की सेवाओं में जुड़े। और उस दृष्टि से जो बॉर्डर के गांव होते हैं, बॉर्डर के एरिया हैं, वहाँ के नौजवान लड़के लड़कियों की बड़ी भूमिका होती है। उसलिए ये भी योजना हम लोगों ने बनाई है कि बॉर्डर के बच्चे भी इन फोर्सेज में आएँ और उसी दृष्टि से आज 8वां रोजगार मेला था। अभी हमने 5 लाख का नंबर क्रॉस कर लिया है और सरकारी नौकरियों में चूँकि सीमित अपॉर्चुनिटी होती है तो उस दृष्टि से हम स्वरोजगार के लिए जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं उनके लिए भी लगातार ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि देश में ऐसा माहौल बने जिससे लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और उससे भी रोज़गार निकलें। उसके साथ साथ जो नौजवानों में स्किल है उस स्किल के माध्यम से वो अपने रोज़गार को खड़ा कर सकें। स्टार्टअप के द्वारा, मुद्रा लोन के द्वारा, ऐसी सारी कोशिशें हमारी सरकार की है और ये निश्चित रूप से हम मानते हैं कि हमारे जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो इस देश की पूंजी हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस समय
पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या हमारी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार उस-सुलवानी का कहना है कि अगर कांग्रेस को इक़्तिदार मिलेगा तो स्मार्ट मीटर्स को दरियाए तवी और जहलम में फेंका जाएगा। वानी ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक तकरीब के मौके पर यह बात कही और इस तकरीब में 25 सियासी कारकुनों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। वानी ने दावा किया कि मरकज में अगली हुकूमत इत्तेहाद की होगी। रजनी पटेल से मुतल्लिक DPAP के तर्जुमान के बयान के बारे में पूछे जाने पर विकार उस-सुलवानी ने गुस्से में आ गए और सलमान निज़ामी को सबसे पहले म्युनिसिपल सतह पर मुंतखब होने को कहा। आज यूथ PDP के DAP के यूथ वाइस प्रेसिडेंट और उसके साथ कुछ लोग और अपनी पार्टी के कुछ यूथ कार्यकर्ता, ये 25 से ज्यादा लोग अनंतनाग शहर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का मिशन है वो जम्मू कश्मीर की खुशहाली का मिशन है, वो जम्मू कश्मीर की स्टेट जो BJP ने खत्म की है उसको बहाल करने का मिशन है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देने का मिशन है। जम्मू कश्मीर की जो परेशानियां हैं, अगर आज आप देखेंगे तो बिजनेस सारा ठप हो चुका है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ नहीं है, यहाँ बिल्कुल बेरोजगारी का तूफान है, रोजगार है ही नहीं लोग, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो इन सब चीजों को लेके कांग्रेस आगे बढ़ेगी आगे इलेक्शन में। और जो यहाँ स्मार्ट मीटर का कहर बरपा है जम्मू में भी और कश्मीर में भी, हमने ऐलान किया है कि इनको हम उतार के जहलम में और तवी में फेंक देंगे, क्योंकि लोगों को जुल्म हो रहा है इस चीज से। प्रॉपर्टी टैक्स है, बिल्डोजर जो लोगों पे लग रहा है, जो लोगों को जबरी रिटायर किया जाता। हम चाहते हैं लोग यहाँ की सुकून की जिंदगी गुजारें, यहाँ पे जो मिलिटेंसी का मसला है वो खत्म हो जाए, लोग सुकून की जिंदगी गुजारें, यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। जो नंबर 1 पे बेरोजगारी में जब BJP ने स्टेट को पहुंचाया है वो पारा जो है नीचे आ जाए, लास्ट पे आ जाए। तो ये हमारा मिशन है। जो रजनी पाटिल साहिबा हैं उनका DNA जो है वो BJP का है और वो कांग्रेस पार्टी को गुमराह कर रही है, सलमान निजामी कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कौन है? वो कौन है? किसकी बात कर रहे हो यार? रजनी पाटिल कहाँ और वो कहाँ यार? उसको बोलो काउंसलर इलेक्शन लड़ फिर बंद। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने विकार उस-सुलवानी के स्मार्ट मीटर से मुतल्लिक बयान की शदीद नुक्ताचीनी की है। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस नाखुशगवार माहौल पैदा करने के लिए हर मसले पर सियासत कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि यह महज कांग्रेस पार्टी की मायूसी है। उन्होंने कहा कि अगर टेक्नोलॉजी बदल गई है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को इन मीटर्स के काम के बारे में वाज़ेह करे। लोगों के साथ इतना ब्लंडर किया है और आज इस प्रकार की बातें करना ना तो कांग्रेस की कोई जिम्मेवारी है, ना उसकी कोई किसी के प्रति जवाबदेह है। लोग जानते हैं कि इस वक्त कांग्रेस सत्ता में आने के कारण से किसी भी तरह की कोशिश करेगी, लेकिन लोग उनको पहचान चुके हैं। जो भी कहें उन्होंने हर क्षेत्र में जो लोगों के साथ ब्लंडर किया है लोग उसे जानते हैं। विकार रसूल की जो भाषा है वही आज उससे यही समझना चाहिए कि कांग्रेस एक फ्रस्ट्रेशन में है, उस प्रकार की बातें कर रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज रजनी पाटिल ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी की शिद्दत पसंदिया सियासत को मुंह तोड़ जवाब मिला। रजनी पाटिल ने जिला पुलवामा के चकबद्रीनाथ इलाके में अवामी जलसे में शिरकत करने के बाद मीडिया से बात की और इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के बलबूते पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला और अपोजिशन के लीडर बने थे। अपनी तकरीर में रजनी पाटिल ने कहा कि बीजेपी पूरे मुल्क में नफरत की सियासत कर रही है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा ही मोहब्बत से लोगों को जोड़ कर रखा है। इस मौके पर जलसे में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर विकार उस-सुलवानी और नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट के अलावा कांग्रेस जिला सदर पुलवामा फयाज मडार ने भी खिताब किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी जमहूरियत को बहाल नहीं होने दे रही है। जो जवाब देना था बीजेपी की राजनीति के ऊपर, उसका ऑलरेडी उन्होंने तैयारी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो में शुरू की थी। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और अभी हाल में लेह लद्दाख तक उन्होंने जिस तरह से लोगों को बोला गया है, ये मोहब्बत का दुकान नफरत के बाजार में खोलने का काम उन्होंने शुरू किया है और उसके रिपोर्ट सब साथ में आ रहे हैं। विशाल कश्मीर भी बनाना था, कुछ भी बना था, वो उनकी ताकत जो है, उनके गुलाम नबी आजाद ये नाम को ताकत सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दी थी। चाहे वो इंदिरा जी ने दी हो, चाहे वो राजीव जी ने दी हो, चाहे वो सोनिया जी ने दी हो या हमारे राहुल जी ने दी हो, सभी ने उनको कभी भी
खाली हाथ नहीं रखा है। मैं आपको यहाँ कहना चाहती हूँ, लोगों के सामने मैंने बोला नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2 बार लोकसभा में हमारे महाराष्ट्र से उनको चुन के दिया था, मेरे स्टेट से, और सिर्फ वहाँ पर्ची बनने के लिए वो आए थे, और बाकी सिर्फ हमने चुनने देने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया। उसके बाद 4 बार उनको राज्यसभा दिया, हर बार उनको मुख्यमंत्री बनाना है तो उनको भेज दिया। कांग्रेस एमपी रजनी पाटिल ने हालिया दिनों गुलाम नबी आजाद पर बीजेपी की बी पार्टी होने और कांग्रेस से बेवफाई करने का इल्जाम लगाया। डीपीएपी के तर्जुमान सलमान निजामी ने कहा कि रजनी पाटिल आलाकमान से ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर रही हैं। इन जैसे लोग दरअसल डीपीएपी सदर को बदनाम कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने पूरे जम्मू कश्मीर में एक मजबूत बुनियाद बनाई है। उनके हालिया दौरों में बहुत बड़े इज्तिमा देखने में आए हैं। पाटिल को अपनी पार्टी पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत पहले वादी में अपनी जगह खो चुके हैं। देखिए, रजनी पाटिल जी है, उनको पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, क्योंकि उनके डीएनए में बीजेपी असल में है। क्योंकि जो महाराष्ट्र में उन्होंने चुनाव लड़ा वो बीजेपी की टिकट से लड़ा था और फिर जीत के भी आई थी। तो आजाद साहब कभी बीजेपी में रहे नहीं है, ना आजाद साहब ने कभी बोला कि मैं बीजेपी का साथ लूंगा या जाऊंगा। तो रजनी पाटिल जी बीजेपी का काम कांग्रेस में कर रही हैं। आपने आजाद साहब के पॉलिटिकल रैलीज देखी, आपने हाल ही में पुलवामा का जलसा देखा, तो हजारों की तादाद में लोग आजाद साहब के उन जलसों में शामिल हुए, क्योंकि आजाद साहब पे लोगों को यकीन है। जो आजाद साहब ने काम किए हैं, तो उसमें आजाद साहब ने जो काम किए हैं वो लोगों के सामने है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसन मसूदी का कहना है कि पीएजीडी का फिलहाल कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, जबकि एनसी हर इलेक्शन में शिरकत के लिए पूरी तरह से तैयार है। अनंतनाग के सीरहमदान में अपने एमपी लीडर के तहत फराहम किए गए राइट ऑन रूलर का इफ्तिताह करने के दौरान मसूदी ने कहा कि 13 लाख से ज्यादा लोग कश्मीर में मंशियात के आदी हैं और इस बिदअत से निपटने के लिए स्पोर्ट्स को सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मौके पर उनके हमरा एडवोकेट रियाज खान, डॉक्टर बशीर वीरी, अल्ताफ हुकुल्लू, एडवोकेट मजीद लारमी और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। मसूदी ने नौजवानों को खेलों की जानिब ज्यादा से ज्यादा राग़िब होने की तलकीन की। पीएजीडी जो है वो कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, ये साफ होना चाहिए। वो एक नज़रियाती इत्तेहाद था। तो जहाँ तक इंतखाबी इत्तेहाद की बात है, वो तो कोई ये नहीं कहना चाहिए कि पीएजीडी लड़ रही है, क्योंकि ये तो है ही था ही नहीं इंतखाबी इत्तेहाद। और हर एक पार्टी है वो अपनी अपनी तरीके पर इसका मुकाबला करी, इलेक्शन में पार्टिसिपेट होगी। ये फिर क़यादत का काम है। आखिर में जब कोई शेड्यूल मुश्तहर हो जाएगा, उस पर क़यादत का काम है। लेकिन ऐसे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कहा है कि हम हर एक इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, अपने बलबूते पर तैयार हैं। सिलसिला जारी रहेगा, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। 25 अगस्त से लापता इंजीनियर गुरमीत सिंह का तलाशी और बचाव ऑपरेशन आज मुसलसल तीसरे दिन भी जारी रहा। सिंह R&B डिपार्टमेंट बारामूला में इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं। इनके अहल खाना के मुताबिक गुरमीत सिंह 25 अगस्त की शाम 6:30 बजे करीबी बाजार जाने के लिए घर से निकले और वापस नहीं आए। अहल खाना ने तशवीश का इजहार किया है। तलाशी के दौरान उनकी कार विरुन कॉलोनी के करीब बंद पाई गई, जिसमें उनका फोन कार के अंदर था। इस इलाके के करीब तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया है। कार दरिया झेलम के किनारे मिली। मकामी लोग, पुलिस, SDRF और आर्मी कमांडोज तलाशी कर रहे हैं। देर असना बारामूला पुलिस ने एक सीनियर अफसर की सरबराही में एक SIT तश्कील दी है। लवाहिकीन और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अरकान ने अवाम से अपील की कि लापता इंजीनियर की बाजियाबी का कोई सुराग मिले। सर, वो 25 तारीख शाम से 6 बजे से लापता हैं और घर पे सब परेशान हैं। हम परेशान हैं, उनकी मिसेज, उनके बच्चे छोटे हैं, सब परेशान हैं। पूरे रिलेशन में जितने भी आते हैं सब लोग परेशान हैं। इवन कि मुसलमान भाई भी परेशान हैं जो उनके साथ कंसर्न थे। हम सबसे अपील करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कोऑपरेट हमारे साथ कर रही है, तो हम सबसे ये अपील करते हैं कि जहाँ कहीं भी हैं वो वापस सही सलामत घर आ जाए। सारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, CRP और ख़ासकर अपने मुसलमान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जो आज 4 दिन से लगातार हमारे साथ हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं लग रहा। हम कहते हैं, फिर एक बार अपील करते हैं, जहाँ भी वो हैं उनको सही तरीके से उनको घर में वापस लाया जाए, क्योंकि उनकी मिसेज, उनके बच्चे छोटे हैं, वो रो के उनका बुरा हाल है। जम्मू यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंड स्टडीज डिपार्टमेंट ने चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न मनाया। शोबा फिजिक्स में एक
تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا. فزکس کے طلباء نے چندریان 1, 2 اور چندریان 3 کا سفر تیار کیا. پروفیسر امیش رائے وائس چانسلر جموں یونیورسٹی نے میڈیا سے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ نمائش طلباء میں تحقیق کے لیے جوش بڑھانے کی ایک کوشش ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یونیورسٹی آف جموں چند پروجیکٹوں کو شروع کرنے کے لیے اسرو کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے. وہ چندریان 3 کو اس کے مقاصد کے ساتھ متعارف کرانے کے لیے جموں خطے کے اسکولوں کا بھی دورہ کریں گے. اسرو کے چیئرمین کے ساتھ بات چیت کی ہوئی ہے. اسرو کے چیئرمین کی طرف سے یہ کنسنٹ ہم کو ملا ہوا ہے کہ آپ کی فیکلٹی ہمارے ساتھ کولیبوریشن میں ریسرچ پروجیکٹ کر سکتی ہے. اب ہماری فیکلٹی کو, ہمارے اسٹوڈنٹس کو کتنا قدم وہ آگے بڑھتے ہیں میں موٹیویٹ کر سکتا ہوں, یہ ضرور کہوں گا. مقصد سر ہمارا یہی ہے کہ اس ایگزیبیشن سے جو آج کا یوتھ ہے جو ابھی بن رہا ہے سائنٹسٹ کی اس پاتھ پر ہے, انہیں موٹیویشن ملے, انہیں سیکھنے کو ملے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی جو پرانی اس سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ہے, ان کو ایز اے سورس آف انفارمیشن لے کے ان سے سیکھ کے انفارمیشن گراسپ کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. میں نے سب سے جو بڑی سیکھ لی اس مشن سے کہ ہمیں کبھی اپنی اسفلتاؤں سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ان کو ایز اے سورس استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اور بہترین طریقے سے. پولینڈ سے تعلق رکھنے والی مس ورلڈ کیرولینا ویلوسکا وادی کشمیر میں خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں. انہوں نے شکارا کے ذریعے ڈل جھیل کی سیر کی اور لنچ کیا. مس ورلڈ کشمیر کی خوبصورتی اور تہذیب سے کافی متاثر ہوئیں. اس موقع پر مس ورلڈ انڈیا اور دیگر بھی موجود تھیں. I have with me Miss World right here. You can see her taking Shikara ride around Dal Lake. This is a very famous location called Dal Lake where we have seen several films being shot in previously also and has been a star attraction. Ma'am, how do you like the beauty? How beautiful do you think this lake is? I think it's absolutely beautiful and I would love the whole world to see it. I cannot wait for all the contestants from 140 countries to come here to India and see this beautiful place. Absolutely, I would truly recommend it to see to everyone. And I will tell my friends and my family, they are all coming over to India to see me during the final. So I hope we will be able to take a tour and I will take them to the Kashmir. And we also took plenty of photos and videos together that will go all around the world. So I cannot wait for everyone to see it. I think I'm more than excited that 140 countries are coming to India and I get to be the host delegate. And to show the beauty of not only Dal Lake but the entire Kashmir is something that I'm really waiting for. So yeah, I'm really excited for it. I have with me Miss World America right now taking Shikara ride in Dal Lake. You know, where you must have seen this place in pictures or somewhere. This is famous around the world. How do you see when you're here today in Dal Lake? Oh, I'm loving it. I'm here with Miss England. I'm here with Miss Dominican Republic, Emmy, and Jessica, and I'm so happy to be here with the Miss World organization. India is really blessed that Miss World is being hosted this year, so this is a very beautiful ride. If you're ever in Kashmir, you guys have to come here. It's so peaceful. I love the embroidery here. I love the beautiful pieces. So it's a must stop. Oh, definitely to visit as well because there's so much colour in this area. And aside from that, the whole of India is so welcoming. You really do have the most hospitable people. So yeah, definitely telling people to come here and visit. It's amazing. It is absolutely stunning. We've been to the gardens as well today, which were absolutely fantastic. And then aside from that, I've also been told that there's quite a lot of wildlife in the area. So I've been told about snow leopards, which is amazing. You wouldn't believe that they lived here, but yes, it's absolutely fantastic, and I'm loving it. So, what would be your, advice to the people who are hesitant in coming to Kashmir or somehow don't want to come here? There should be zero thoughts of hesitation. This is a must stop. If you're ever in India, you have to come to Kashmir. All of us came on a charter plane from Delhi to Kashmir. Kashmir was our first stop. So that goes to show you that if Miss World can bring Miss World to Kashmir, there is something special about the beauty of Kashmir. So you have to come and experience it yourself. جدت پسندی اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور خطے میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے دی بزنس اسکول بھدروا کیمپس جموں یونیورسٹی نے اسٹوڈنٹس فار
हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के इश्तराक से जम्मू कश्मीर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर सेमिनार का इनेकाद किया। एडीसी भद्रवाह दलमीर चौधरी और एएसपी भद्रवाह विनोद शर्मा मेहमान खसूसी थे और इस मौके पर फैकल्टी, तलबा, ताजरों, स्कॉलर्स और सिविल सोसाइटी के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर सुनील भारद्वाज और अब्दुल गफार बागमान ने एंटरप्रेन्योरशिप में लचक और इस्तिकामत की अहमियत को बयान किया। बिजनेस स्कूल है वो कैसे एक बिजनेस इंक्यूबेटर, कैसे बिजनेस एसेलेटर का एक रोल प्ले कर सकता है। वी हैव इन्वॉल्व्ड पीपल फ्रॉम डीआईसी, एम्प्लॉयमेंट, जेकेईडीआई, बैंक्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, स्टार्टअप्स, या जितने भी लोग जो लीडिंग यहाँ के स्टार्टअप्स हैं उन सब लोगों को हमने बुलाया, यहाँ के फार्मर्स को बुलाया है ताकि कैसे एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया जाए, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे उनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं यहाँ के बिज़नेस डेवलप करने में, यहाँ के टूरिज़्म को डेवलप करने में और जहाँ में जॉब क्रिएशन करने में। यही हम आज इसी दिशा में हमारा एक ये पहला कदम है। हमने अपने एक्सपीरियंस इनको शेयर किए कि हमने कैसे अपना एक स्टार्टअप खड़ा किया है, तो वो सारे तजुर्बे हमने इनके साथ शेयर किए। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है ऐसे प्रोग्राम्स और हमें उम्मीद है कि काफ़ी लोग इसमें काफ़ी अवेयर हुए हैं और जो नई नई चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे हमने कुछ चीज़ों पे बात की, डिस्कशन की, तो उस पर लोग जुड़ जाएंगे। इन चीज़ों में हमें ऐसे था कि सबसे पहले तो जैसे हम पढ़ते थे तो पढ़ने के लिए तो बहुत आसान होता है कि आप ये कर लो वो कर लो। जब एक खुद मतलब एक डेवलपमेंट कोई एक सेमिनार रखा गया कि कैसे एक डेवलपमेंट बच्चे की होगी, कैसे वो बिज़नेस खड़ा कर सकता है, जितनी भी कठिनाइयाँ आएगी वो सब का हमें अगर पहले से ही बताया जाए कि अगर ये होगा तो अगर कोई भी बिज़नेस खड़ा करना चाहता है तो उसको अगर ये चीज़ पहले से पता होगी तो वो कोई भी बिज़नेस खड़ा कर सकता है। तो ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में मंशियात के बढ़ते रुझान से निपटने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बाज़ाबातकारी मराकज़ के क़याम की अशद ज़रूरत है। नौजवानों को मंशियात की लत से बचाने के लिए टंगमर्ग के लोग और समाजी कारकुनान भी टंगमर्ग में रिहैबिलिटेशन सेंटर कायम करने की मांग कर रहे हैं। जो ड्रग्स के आदात आज बच्चे मतलब बड़ी तेज़ी के साथ बच्चों में फैल रहा है सर, जो हम देख रहे हैं आजकल के दौर में, और इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें रिहैबिलिटेशन सेंटर की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास ऐसी जगह हैं, ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां हम रिहैबिलिटेशन सेंटर बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम रिहैबिलिटेशन सेंटर बच्चे को भेजते हैं या तो श्रीनगर में है या बारामूला में है, कॉमन पीपल कैन नॉट अफोर्ड दिस मच ऑफ मनी, या उनको पैसा देना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है। उसके लिए टंगमर्ग एरिया जो बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर की बहुत ज़रूरत है। और मेरी रिक्वेस्ट है हायर अथॉरिटी से कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है, प्लीज़ हेल्प टू द पीपल ऑफ टंगमर्ग, ताकि जो हमारे बच्चे इसमें फंसे हुए हैं उनको एक चांस मिलेगा या उनको हम एक मौका दे देंगे। कुछ नौजवान हैं जो इस ड्रग की मुसीबत में फंसे हुए हैं सर। अगर यहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर कायम होगा तो उससे सर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हम अपने जो भी इस इलाके में इस ड्रग के मेनेस में फंसे हुए हैं, हम उनको यहाँ पे रिहैबिलिटेट करके उनको ठीक करके हम उनको समाज में रहने के काबिल बना सकते हैं। गवर्नर निज़ाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि टंगमर्ग में भी, इस एरिया में भी, क्योंकि फार फ्लंग एरिया है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा इसका मतलब असर पड़ता है। टंगमर्ग एरिया में एक ड्रग डिएडिक्शन सेंटर, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला जाए ताकि अगर कोई बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो जाए और इमीडिएटली हम उसको ड्रग डिएडिक्शन सेंटर में लेके उसकी जिंदगी को बचाए। नाज़रीन, ड्रग्स की अगर हम बात करें, ड्रग्स जिस तरह मनशियात की लत जो है वो फैली हुई है वादी कश्मीर के अंदर, और ऐसे नौजवान जो इस लत में और मनशियात में फंसे हुए हैं उनको रिहैबिलिटेट करना है, उन्हें इस यानी गलत रास्ते से हटाकर अच्छे ट्रैक पे लाना है। और इसलिए ये जो समाजी कारकुनान है, मुकामी लोग हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे टंगमर्ग में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है उसका क़याम अमल में लाना जाए, और ज़रूरी है सरकार को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और इस तरह के जो सेंटर्स है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, मुख्तलिफ जगहों पे उनका क़याम अमल में लाना चाहिए ताकि बर वक्त ऐसे नौजवानों को उनकी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। मरकज़ी वज़ीर बराए शुमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की BL वर्मा का कहना है कि BSF सख्त हालात में हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है, जो काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि जवान मुंजमद दर्जे हरारत में हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। मरकज़ी वज़ीर ने जम्मू में मुनक़दा रोज़गार मेले में ये बात कही। जम्मू में 250 मुंतखब CAPF उम्मीदवारों को तक़र्रुरनामे हवाले किए गए। BL वर्मा ने कहा कि इन रोज़गार मेलों की अच्छी बात यह है कि ख़वातीन की तादाद बढ़ रही है, जो ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की अक्कासी करती है। मरकज़ी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को दुनिया की 5वीं आला मईशत बना दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों के लिए 10 लाख नौकरियों का वादा किया था और 5.5 लाख से ज़्यादा नौजवानों को नौकरियां फराहम की गई।
اور باقی اس سال کے آخر تک فراہم کر دی جائیں گی۔ اس موقع پر بی ایل ورما نے کہا کہ جو نوجوان پتھر مارتے تھے اب ان کے ہاتھ میں قلم ہے۔ جموں کشمیر کی پہاڑی اور برفیلی سیماؤں سے لے کر ہم راجستھان کی بات کریں تو ریگستان تپتے موسم سے لے کر اور گجرات میں کچھ کے دلدل کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ ان بڑے وشیش اور پرتیکول پرستتیوں میں جس طرح سے بی ایس ایف کشمیر فرنٹیئر ہمہامہ بڑگام میں روزگار میلہ منعقد کیا گیا۔ پروگرام میں ایم او ایس ہوم اجے کمار مشرا مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے 132 نوجوانوں لڑکے اور لڑکیوں میں آفر لیٹرز تقسیم کیے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کشمیری نوجوانوں کی بہتری کے لیے پرعزم ہے اور نوجوانوں کو نوکریاں فراہم کرنا سرکار کی اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر بی ایس ایف کشمیر کے آئی جی کے علاوہ کئی دیگر افسران بھی موجود رہے۔ یہاں پر آج 132 نوجوانوں کو، جن میں لڑکیاں اور لڑکے موجود ہیں، ان کو ایم او ایس ہوم اجے کمار مشرا نے آفر لیٹر دی۔ میرے ساتھ کچھ یہاں پر لڑکیاں موجود ہیں جنہوں نے آفر لیٹر لی۔ آپ دیکھیے یہ آفر لیٹر انہوں نے آج ایم او ایس ہوم اجے کمار مشرا سے لی۔ ان کے چہروں پر خوشی ہے کیونکہ اب ان کو وہ موقع ملا ہے جب وہ ملک کی خدمت کریں گے۔ مختلف پیراملٹری جو فورسز ہے ان میں ان کی آفر لیٹر ہے، اب وہ ان میں بھرتی ہو رہے ہیں۔ کچھ یہاں پر لڑکیاں ہیں، ان سے بات کریں گے کس طرح کی خوشی ہے۔ مجھے آپ اپنا نام بتائیے، کہاں سے آپ؟ میرا نام روچی دیوی ہے، میں ادھم پور ضلع سے ہوں۔ مجھے بتائیے آج آفر لیٹر لیا، کس کا آفر لیٹر ہے اور کب سے آپ جوائن کرنا ہے، کتنی خوشی ہے؟ میرا آفر لیٹر ایس ایس سی جی ڈی کے تھرو جو سلیکشن ہوا ہے ایس سی آئی ایس ایف پوسٹ میں ہوا ہے اور اس کے لیے میں بہت خوش ہوں۔ کب سے آپ نے یہ اس کے لیے کوشش کی تھی اور چونکہ آج محنت رنگ لائی ہے؟ یہ ہمارے فارم فل ہوئے تھے نومبر۔ جسمانی طور پر معذور بزرگ اور بیوہ کی پینشن تصدیق کے عمل کے لیے روک دی گئی ہے۔ استفادہ کنندگان میں مایوسی ہے کیونکہ معاوضہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ حکومت نے جموں کے مختلف وارڈوں میں کیمپوں کا انعقاد کر کے خواہش مندوں کی دوبارہ رجسٹریشن کرائی ہے۔ تمام کارپوریٹس کو ان کے متعلقہ وارڈوں میں مستحق افراد کی شناخت کے لیے خصوصی فارم جاری کیے گئے ہیں۔ فارم جو ہے وہ ڈرافٹ ہوا تھا، جو پھر ہماری ہاؤس کی میٹنگ میں بھی سبھی پارشدوں کو بتایا گیا تھا کمشنر کے دوارا کہ یہ فارم بھرنا ہے اور لوگوں کی ویریفیکیشن ہوگی اور اس پہ پھر ان سب کو پینشن لگ جائے گی۔ تو ہم نے تب یہ کہا تھا کہ یہ فارم سبھی ماننی پارشد بھریں گے اور وہ اس لیے بھریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے وارڈ میں کون سا آدمی غریب ہے اور کس کو پینشن چاہیے، ایک پراپر آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے۔ آج بھی آپ جا کے دیکھیے وارڈ نمبر 16 میں وہاں کیمپ لگا ہوا ہے، تحصیلدار خود وہاں بیٹھا ہے، نائب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر گاندربل نے ضلع اسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ ضلع اسپتال گاندربل میں ناقص خدمات اور بنیادی سہولیات کی کمی کی شکایات موصول ہونے کے بعد اے ڈی ڈی سی نے دورہ کیا اور پیڈیاٹرک سیکشن، ڈرگ سٹور، ٹکٹ کاؤنٹر سمیت مختلف شعبوں کا معائنہ کیا گیا۔ مریضوں سے اسپتال انتظامیہ کی طرف سے فراہم کی جانے والی خدمات کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف کا ڈیوٹی روسٹر بھی چیک کیا۔ اے ڈی ڈی سی گاندربل مشتاق احمد سمنانی نے کہا کہ شکایات کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے اور یقین دہانی کرائی ہے کہ متعلقہ مسائل کو حل کیا جائے گا۔ بنیادی سہولت کی کمی اور مریضوں کو درپیش مشکلات کو ترجیحی بنیادوں پر دور کرے گی۔ اے ڈی ڈی سی گاندربل کے ہمراہ تحصیلدار گاندربل، چیئرمین میونسپل کونسل گاندربل کے علاوہ دیگر افسران بھی موجود تھے۔ یہاں رش رہتا ہے رجسٹریشن کاؤنٹر پر۔ تیسرا کمپلینٹ آئی تھی کہ یہاں جو پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس پر کام کر رہے ہیں، مگر میں نے آج دیکھا کہ یہاں ٹوٹل جو ان پوشن اسٹرینتھ ہے پیرامیڈیکل سٹاف کی وہ 104 ہے، اس میں سے 64 ان کی اویلیبل ہے، تو ویکنٹ پوسٹ ان کے 40 ہیں۔ 40 کے لیے ہم نے ایک میکانزم بنایا، ہم نے اس کو ریکویسٹ کی اتھارٹیز کو کہ یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں کہ ان کو یہاں وہ لائیں گے، ان کو ٹریننگ بھی ہو جائے گی۔ اور شوپیاں بدرما میں واقع تاریخی کپل مورچہ مندر میں پورے ہندوستان سے عقیدت مندوں کی ایک اچھی تعداد اگست کے آخر میں سالانہ پروگرام میں شرکت کی۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ مندر ہے جہاں مقتول بچوں اور غیر فطری موت کی روحوں کو سکون ملتا ہے۔ عقیدت مندوں نے شوپیاں میں امن قائم کرنے کے لیے ایل جی کی قیادت والی انتظامیہ کی بھی تعریف کی اور کہا کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں دہشت گردی اور ہنگاموں کی وجہ سے عقیدت مندوں کو کپل مورچہ مندر جانے سے گریز کیا جاتا تھا۔
मुझे बहुत बदलाव लग रहा। पहले तो डेवलपमेंट बहुत है, दूसरी लोग तो वही है, प्यार वही है, उसमें कोई फर्क। हमारी जो दोस्त यार है वो सारे मिलने, अभी भी मिला मुझे, यहाँ आए थे दोस्त मिलने के लिए, वो प्यार जैसे है वैसे बरकरार है, कोई चेंज नहीं उसमें। तो जो हमारा भाईचारा खासतौर पर शोपियान में, उससे पहले माइग्रेशन से पहले हमारा ये रिकॉर्ड था कई इलाकों में, जो जम्मू कश्मीर या खासतौर पर कश्मीर में। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।